नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य सुबह समाचार और मैं हूं आलोक। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं देवबंद से वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण सैनी जी, जिनका विधिक प्रक्रिया को लेकर काफ़ी तजुर्बा है, काफ़ी नाम है। आज कुछ मुद्दों पर, न्यायिक प्रक्रिया के बारे में कुछ मुद्दों पर इनसे बात करेंगे, इनसे रूबरू होंगे, जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि विधिक प्रक्रिया में एक जो वादकारी है उसको किस तरीके से रिलीफ मिलता है और बार और बेंच के संबंध किस तरीके के। जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। सैनी साहब, बार और बेंच के संबंधों को लेकर लगातार चर्चाएं गर्म रहती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि कई जगह बार और बेंच के संबंध ठीक नहीं हो पाते, क्या कहना चाहिए? मैं समझता हूँ कि जो हमारी जैसे लोअर कोर्ट है तो बार एंड बेंच के हमेशा संबंध ठीक है और बड़े स्तर पर भी होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि जैसे हमारे अधिवक्ता भाई है, खास तौर से जूनियर, तो उनको सपोर्ट नहीं किया जाता तो मतभेद स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि जूनियर एडवोकेट जो फाइनेंशियल क्रिटिकल समस्या है, इनको लेके भी समस्या है और हमारी हमेशा मांग रहती है बेंच के अधिकारियों से, तमाम जुडिशल से, कि आप भी हमारी बातों को ऊपर तक पहुंचाएं। तो बार बेंच के मैं समझता हूं हमेशा संबंध ठीक रही। देखिए, एक चीज़ बड़ी बार बार देखी जाती है, कोर्ट में लिखा भी जाता है, कई कई जगह ने लिखा भी देखा है कि वादकारी का हित सर्वोच्च। तो क्या है ये वादकारी का हित? वकीलों के लिए या किसी के भी लिए वादकारी का हित सर्वोपरि है, इसमें कोई शक नहीं है। एक एडवोकेट फीस लेता है और अपना सब कुछ, उनकी सारी टेंशन अपने ऊपर लेता है ताकि उसको इंसाफ मिले, और वकील इतनी रात दिन मेहनत करता है ताकि मेरे वादकारी को इंसाफ मिले। तो यही पूरी वकील अपनी पूरी ताकत लगाता है। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है कि वादकारी का हित सर्वोच्च, ऐसे स्लोगन लिखे देखे हैं मैंने न्यायालय परिसर। हाँ, तो वादकारी का हित सर्वोच्च होने के बावजूद भी जो बोनाफाइड वादकारी होता है वो केस लूज कर जाता है, और फिर वो हित सर्वोच्चता की क्या बात है? देखो, वादकारी का हित तो है, लेकिन आप देखो कि एक तो हमारे देश के अंदर न्यायिक अधिकारियों के इतने पद खाली है और वो तारीख पे तारीख जो मिलने का है, तो वाकई मैं समझता हूँ कि वादकारी जो हित सर्वोच्च नहीं हो सकता। इस देश के अंदर बहुत से पद इतने खाली है, तो यही एक समस्या है। मैं समझता हूँ, वो तो कुछ समझता नहीं, लेकिन वादकारी का हित वकीलों के लिए सर्वोच्च है। अगर जुडिशरी अपने आप अच्छा काम करे। एक फिल्म का डायलॉग है, तारीख पे तारीख, आपने कहा है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो नहीं समझते हैं कि एक व्यक्ति मुकदमे के लिए आता है, खासतौर से सिविल प्रक्रिया में, और उसकी पूरी जीवन बीत जाता है और उसका निर्णय नहीं हो पाता। इसको लेके क्या कहेंगे आप? जी, मैं खुद अपनी बात बताता हूँ कि मैं बीएसएफ से एक्स सर्विस मैन है, और मैंने ये सनी देओल की पिक्चर देख के ही मैं आज आपके सामने वकील, और ये मेरा फेवरेट डायलॉग है, तारीख पे तारीख। और मुझे दुख होता है इस बात का कि औरतें अपनी गहने, अपने मंगलसूत्र, यहाँ तक सब कुछ गिर भी रख देते हैं, लेकिन फिर भी उनको तारीख पे तारीख मिलती है। और ये जुडिशरी प्रक्रिया के भी लिए भी ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अभी माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि डिसीजन जल्दी होने चाहिए, तारीख बार बार तारीख नहीं मिले। और इस जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। तारीख लंबी नहीं होनी, छोटी छोटी हो, सिविल ही नहीं बल्कि क्रिमिनल में भी लंबी लंबी तारीख मिलती है। तो मैं तो समझता हूँ न्यायिक प्रक्रिया में जो देरी है, इसके लिए आप शिथिलता किसकी मानते हैं? वादकारी की मानते हैं, या जो अपोनेंट पार्टी है उसकी मानते हैं, या कोर्ट में जो प्रेशर है फाइलों का उसकी मानते हैं? जी, क्योंकि हमारे जो न्यायिक अधिकारी के पद इतने खाली है कि ऑटोमेटिक ही है, वो तारीख पे तारीख मिलती रहती, इसलिए मेरे ख्याल में वादकारी को पूरी अच्छी तरह से इंसाफ। कभी कभी कोर्ट हड़ताल, ये भी एक समस्या है, हड़ताल भी बहुत होती है। तो बहुत बैन लगाया हुआ है। हाँ जी, उस पर काफ़ी बैन लगा हुआ, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जुडिशरी प्रेशर में इसलिए कि फाइलें बढ़ती जा रही है,
न्यायिक अधिकारी की। क्या आप मानते हैं कि जितना प्रेशर न्यायालयों पर है उसके सापेक्ष उतने जजेस नहीं हैं, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है? जी, हाँ, मेरा बार बार यही कहना है कि बहुत वैकेंसी खाली है, लेकिन कोई भी सरकार, चाहे वो प्रदेश की सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार, जुडिशरी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। इतने पद खाली है कि यहाँ पर भी कर्मचारी कम। आप जजों को छोड़कर जो वैसी एक तरह से कह सकते मिनिस्ट्री स्टाफ, जो स्टाफ होता है, कर्मचारी होते हैं, उनकी भी वैकेंट चल रही है। कोई भी सरकार इसका नाम लेना नहीं चाहती। ऐसा लगता है सरकार को कि जैसे जज और एडवोकेट वोट भी डालते। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो LLB करके जुडिशियल वर्किंग में आ रहे हैं जी, और वो आ तो रहे हैं, लेकिन उनको ना तो चैम्बर मिल पा रहा है, ना उनको वो सुविधाएं मिल पा रही हैं। बहुत समय से एक मांग चली आ रही है कि जो अधिवक्ता हैं उनको सरकार की तरफ से जो स्टाइफंड है या योगदान है, सरकारी योगदान, वो मिलना चाहिए। इसको लेके क्या कहेंगे आप? मैं कहूँ, मेरा कहना है कि कई प्रदेशों में तो जूनियर एडवोकेट को प्रति माह एक पेंशन के तौर पर कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने ये पहल की थी चैम्बर के बारे में, लेकिन जूनियर एडवोकेट के लिए इतनी बड़ी समस्या है पत्रकार महोदय कि शायद सबसे विकट परिस्थिति जूनियर एडवोकेट। 5 साल तक इनको कुछ नहीं मिलता। सरकार चैम्बर नहीं बनाते। ये जो हमारे चैम्बर है, ये पर्सनल पैसों से चैम्बर है। सरकार से हम बार बार भी ज्ञापन भी देते हैं कि सरकार वकीलों के लिए चैम्बर बनाए, और कोई सुनने वाला नहीं है। और सुनता इसलिए नहीं, वैसे तो वकील को कहते हैं कि बहुत बड़ा सम्मान है, ऐसा लगता है सभी पार्टियों को कि वकील वोट नहीं डालता, और वोट नहीं डालता इसलिए जूनियर वकील आज सबसे ज़्यादा प्रेशर में। अच्छा, ये बताइए सेठ साहब कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की मांग बहुत लंबे समय से लंबी चली आ रही है। अधिवक्ताओं ने बहुत आंदोलन किए, सब कुछ किया, राजनीतिक दलों ने भी आश्वासन दिए, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। इसको लेकर क्या करेंगे आप? एक्चुअली में ये जो वकील है जितने भी हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये मोर्चा के लोग हैं, अब संगठन तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने आगे होकर आज तक काम नहीं किया। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26 जिले हैं, आप हरियाणा से डबल पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। मेरठ में बात होनी चाहिए थी, सरकार ने आश्वासन भी दिया, लेकिन आज तक इस पर कोई काम नहीं। रही वकीलों की एकजुटता की, अब यदि सड़कों पर आए तो कुछ काम बने। वकील ही मैं तो समझता हूँ कि संगठन मजबूती से काम नहीं करता। यदि युवाओं को संगठन से जोड़े तो निश्चित रूप से इसमें भी हमें सफलता मिलेगी। सरकार सुनना नहीं चाहती। युवा अधिवक्ता जो आ रहे हैं, युवा अधिवक्ता, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? मेरी युवा अधिवक्ता इनसे एक अपील है कि ये प्रोफेशनल बहुत अच्छा प्रोफेशनल, लेकिन जुडिशरी के जो भी एग्जाम है 2-3 साल तक अपनी पूरी ताकत को झोंक डालें, इतनी मेहनत करें। इस देवन से कई अधिकारी आज जिला जज है। 3-4 साल के करियर में आप सफलता की ऊंचाई पे होगे यदि वो 3 साल पूरा अपनी ताकत लगा दे, कंपटीशन की तैयारी करे, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा करियर है। और ये भी उनसे अपील है कि 5 साल के बाद शादी करें, और शादी जब ही कराए जब आपका चैम्बर, बिना चैम्बर के जूनियर एडवोकेट को कोई सम्मान। मेरी तो अपील है कि अगर इस प्रोफेशनल माना है ना, तो अपनी पूरी ताकत लगा दें, आप अधिकारी बन के आएंगे। बहुत अच्छा प्रोफेशन। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे सहारनपुर के जो देवबंद तहसील है उसके वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण सैनी जी से, जिनसे कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना, न्यायिक प्रक्रिया, वादकारियों के हितों को लेकर, और ख़ासतौर से युवा अधिवक्ताओं के लिए आपसे चर्चा हुई है। बड़ी बेबाक तरीके से उन्होंने युवा अधिवक्ताओं से अपील भी की है और बेबाक तरीके से अपनी बात भी रखी है। अपने सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं आलोक तरीजा, नित्य सुबह समाचार, सहारनपुर।